नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। आज बच्चों हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर अरस्तू का जीवन परिचय और उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स पे चर्चा करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पॉलिटिक्स को महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और अरस्तू को फादर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। तो उसका कारण हमने ये जाना था कि अरस्तू की जो अध्ययन पद्धति है वो डिफरेंट है और उस अध्ययन पद्धति का आज हम इस व्याख्यान के अंदर विस्तार से वर्णन करेंगे। तो मेथड ऑफ स्टडी, अध्ययन की पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का अरस्तू ने प्रयोग किया है, जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अरस्तू की पद्धति को समझने का सरल तरीका यह है कि इसकी प्लेटो की अध्ययन पद्धति से भिन्नता स्पष्ट की जाए। अरस्तू की अध्ययन पद्धति प्लेटो की अध्ययन पद्धति से पूर्णतः भिन्न है। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। आदर्शवादी दार्शनिकों में यह पद्धति काफ़ी लोकप्रिय रही है। प्लेटो के अतिरिक्त कांट, बोसांके व रूसो ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। यह विशुद्ध रूप से तर्क पर आधारित प्रणाली है जो सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होती है। इसमें कुछ सिद्धांतों या मान्यताओं को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और फिर उस सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट परिणामों तक पहुंचा जाता है, अर्थात निष्कर्ष पहले तथा प्रमाण तर्क बाद में। उदाहरण के लिए प्लेटो ने आत्मा को 3 तत्वों विवेक, साहस और क्षुधा में विभाजन के सिद्धांत को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया और फिर उस आधार पर यह विशेष निष्कर्ष निकालने में महज ही सफल रहा कि दार्शनिक का शासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। इस निष्कर्ष के समर्थन में वह सुकरात का यह सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। इसी आधार पर वह कानून के अस्तित्व को भी स्वीकार कर देते हैं। लेकिन इस पद्धति के प्रयोग से प्लेटो ने चाहे जितने भी आकर्षक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हों, किंतु उसके समस्त सिद्धांत अव्यावहारिक सिद्ध हुए, क्योंकि उसके निष्कर्षों का आधार ही काल्पनिक था। निश्चित रूप से रिपब्लिक एक महान रचना है उनकी, लेकिन यह यथार्थ के धरातल पे टिकती नहीं है। संक्षेप में दार्शनिक पद्धति या निगमन पद्धति की प्रकृति अवैज्ञानिक होती है। अरस्तु सामान्यतः निगमन पद्धति का प्रयोग नहीं करते। यहाँ सामान्यतः शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के बावजूद कुछ मान्यताओं को उसने भी प्लेटो की तरह सत्य मान लिया है। फिर भी उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तुलना में ये बातें बहुत ही गौण हैं या महत्वहीन सिद्ध होती हैं। अतः सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि अरस्तु के द्वारा जिस पद्धति का प्रधानतः प्रयोग किया गया वह पद्धति है आगमन पद्धति। आगमन पद्धति ही वैज्ञानिक पद्धति की पर्याय मानी जाती है तथा यह पद्धति निगमन पद्धति के ठीक विपरीत होती है। जहाँ निगमन पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं, वहीं आगमन पद्धति में विशेष से सामान्य की तरफ जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसका अर्थ है विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण करने के बाद सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करना। अरस्तु इसी पद्धति को अपनाते हैं और जैसा कि आगमन पद्धति की मांग है कि वह निरीक्षण को अत्यधिक महत्व देते हैं, इस बात का प्रमाण स्वयं उनकी कृति पॉलिटिक्स है, जिसकी शुरुआत में ही इस कथन से होती है कि हमारा निरीक्षण हमें बतलाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम चीज़ों को निरीक्षण करते हैं तो हम सत्य की ओर बढ़ते हैं और सत्य को प्रमाणित करने के लिए हमें वैज्ञानिक होना पड़ता है और वैज्ञानिक बनने के बाद
हम उस चीज़ को प्योरिटी के साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अरस्तु अपने निष्कर्षों को निरीक्षण पर अवलंबित करते हैं। उदाहरण के लिए जब वह सर्वश्रेष्ठ संविधान या शासन की खोज शुरू करते हैं तो वह सीधे कोई पूर्व निर्धारित निष्कर्ष सामने नहीं रख देते। यह पद्धति तो प्लेटो अपनाते हैं, अरस्तु ऐसा नहीं करते हैं। वह तमाम यूनानी नगर राज्यों के प्राचीन व तत्कालीन संविधानों का संग्रह व अध्ययन करते हैं। मान्यता अनुसार उन्होंने 158 संविधानों का विश्लेषण किया और उसके आधार पर यह सामान्यकरण किया, जर्नलाइजेशन किया कि मध्यम वर्ग मिडिल क्लास से शासित शासन यानी पॉलिटिक्स जो होती है वह सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। स्पष्ट है कि वह प्राकृतिक विषयों के वैज्ञानिक के समान तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण व कार्य कारण संबंधों की विवेचना का सहारा लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनके निष्कर्ष अनुभव मूलक हैं, तथ्यों पर आधारित हैं, फैक्ट्स पर आधारित हैं, होने के कारण यथार्थवादी, रियलिस्टिक तथा यथार्थवादी होने का कारण व्यवहारिक है। यही यथार्थवादी दृष्टिकोण अरस्तु को काल्पनिक नहीं बनने देता है। वह प्लेटो की तरह क्रांतिकारी नहीं है, किंतु अनुभववादी होने के कारण वह अपनी रचनाओं में वैज्ञानिकता बनाए रखने में सफल रहे हैं। प्लेटो के यहाँ यह वैज्ञानिकता नहीं है, वहाँ सिर्फ काल्पनिकता है। यही कारण है कि राजनीति शास्त्र के जनक होने का श्रेय अरस्तु को जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, मैक्सी के शब्दों में प्लेटो प्रथम स्वप्नलोकीय विचारक तथा अरस्तु प्रथम महान राजनीतिक शास्त्री हैं, द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। यहाँ यह व्यवहारिक प्रश्न उठता है कि अरस्तु की पद्धति प्लेटो की पद्धति से पूर्णतः भिन्न कैसी है, जबकि अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं और 20 वर्षों तक उनके साथ रहे हैं। इसका दो प्रमुख कारण सामने आते हैं। पहला कारण सैद्धांतिक है, वास्तविकता के संबंध में उसका दृष्टिकोण प्लेटो के दृष्टिकोण से उसी रूप में अलग है जिस रूप में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण हीगल से भिन्न है। हीगल के अनुसार एकमात्र सत्य विचार, मार्क्स के अनुसार वास्तविक सत्ता विचार की नहीं अपितु पदार्थ की होती है। हीगल की तरह प्लेटो भी मानते थे कि वास्तविकता विचार या प्रत्यय में ही पाई जाती है। संपूर्ण दृश्य जगत इसी विचार की अभिव्यक्ति है। जो भौतिक स्वरूप दृष्टिगत होता है वह सत्य नहीं है बल्कि सत्य की परछाई है। वास्तविक सत्य इस भौतिक जगत के पीछे तथा इस भौतिक जगत को संचालित करने वाला विचार है, जिसे व्यक्ति अपने तर्क व विवेक से जान सकता है। अरस्तु सिर्फ प्रत्ययों में ही वास्तविकता को नहीं देखते। उनके अनुसार दृश्यगत वास्तविकता विजुअल रियलिटी भी सत्य है। विज्ञान की मांग यह है कि इन समस्त भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता का भलीभांति निरीक्षण करके तुलना और विश्लेषण के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है व्यवहारिक, जिसे उस परिवेश में खोजना होगा जिसमें अरस्तु का पालन पोषण हुआ था। इस तथ्य से सभी अवगत हैं कि उनके पिता मैसिडोन के शासक का राजकीय चिकित्सक थे। तथ्यों के निरीक्षण की प्रवृत्ति इसी परिवेश में छुपी हुई है। एक चिकित्सक के पास जब कोई रोगी आता है या लाया जाता है तो चिकित्सक सबसे पहले बीमार व्यक्ति का निरीक्षण करता है। चिकित्सा शास्त्र की भाषा में से रोग निर्णय कहते हैं। अतः स्वाभाविक लगता है कि अरस्तु भी निरीक्षण की तरफ आकर्षित हुए। यदि बात केवल परिवेश की होती तो हो सकता था कि यह प्रभाव स्थायी या गहरा नहीं होता, किंतु जैसा कि मलफर्ड क्यू सिबली मानते हैं, संभवतः उसे एक फिजिशियन का प्रशिक्षण भी मिला था और अपनी मेडिकल शिक्षा तो उसने औपचारिक रूप से पूरी की थी। 347 बिफोर क्राइस्ट में एथेंस छोड़कर जब अरस्तु एशिया माइनर गए तो वहाँ
हर्मियास के पास रहते हुए 3 वर्षों तक समुद्री प्राणी शास्त्र का भी अध्ययन किया। इस परिवेश का प्रभाव उस पर इतना हुआ कि जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ती थी वह अपनी बात समझाने के लिए प्राणी शास्त्रीय व चिकित्सा शास्त्रीय उदाहरण देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु जिस वातावरण में पला बड़ा उसकी प्रकृति वैज्ञानिक थी और इसका स्वाभाविक प्रभाव उसकी पद्धति पे पड़ा होगा। अध्ययन की अरस्तु की अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक मानने का एक आधार यह भी है कि वह वर्गीकरण की प्रक्रिया का भी व्यापक इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स की पुस्तक 3 में उन्होंने वर्गीकरण को अपने विश्लेषण का आधार बनाया, जहां वह शासन तंत्रों की विवेचना कर रहे हैं। तथ्यों की अधिकता की स्थिति में वर्गीकरण की पद्धति अत्यंत लाभदायक होती है। इससे न केवल विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है, बल्कि साथ ही साथ सिद्धांत निर्माण भी सहज हो जाता है। प्लेटो द्वारा प्रस्तुत धनिक तंत्र के विश्लेषण की तुलना में अरस्तु अपने विश्लेषण को इसी आधार पर श्रेष्ठ मानते हैं कि प्लेटो ने जहाँ केवल एक प्रकार के धनिक तंत्र का जिक्र किया, वहीं वह धनिक तंत्र को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। इसी तरह राजतंत्र को 5 और निरंकुश तंत्र को 4 प्रकारों में वर्गीकृत करके तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इसी तरह वर्गीकरण की जो वैज्ञानिक पद्धति का आवश्यक भाग उन्होंने बनाया है, अरस्तु द्वारा प्रयोग किए गए हैं। जिस प्रकार वर्गीकरण को वैज्ञानिक पद्धति का एक अंग माना जाता है, उसी तरह ऐतिहासिक पद्धति भी आगमनात्मक पद्धति की शाखा समझी जाती है। कोई भी घटना एकाएक घटित नहीं होती, कोई भी संस्था अकस्मात निर्मित नहीं हो जाती, बल्कि वर्तमान घटना या संस्था का स्वरूप ऐतिहासिक विकास क्रम का स्वाभाविक परिणाम होता है। अतः यदि वर्तमान को वैज्ञानिक ढंग से समझना है या भविष्य के लिए किसी यथार्थ सिद्धांत की खोज करनी है, तो शोधकर्ता को अतीत की गलियों से तथ्य संग्रह करने ही होंगे। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की पुस्तक 5 में क्रांतियों का कारण और निदान बताने के क्रम में ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया है। जब वह क्रांति के कारणों का विश्लेषण करते हैं, तो उसकी पुष्टि विभिन्न यूनानी नगर राज्यों की ऐतिहासिक घटनाओं से करते हैं। जैसे लोकतंत्र के संबंध में वह कहते हैं कि जब भाषणबाज नेता राज्य के धनिकों के प्रति अनर्गल आरोप लगाते हैं, तो धनिक अपने बचाव में क्रांति कर देते हैं। इसके लिए वह उदाहरण देते हैं रोड्स टापू और मुगारा इत्यादि। इस प्रकार अरस्तु एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण, वर्गीकरण व तुलना की सहायता से अपनी रचनाओं को अंतिम रूप दिया। लाइसियम विद्यालय में निरंतर 12 वर्षों तक अपने शिष्यों को अनुसंधान का निर्देशन प्रदान करते रहे। प्रोफेसर मैक्सी के शब्दों में इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की विषय वस्तु को इतना तथ्ययुक्त उदाहरण से परिपूर्ण, पढ़ने में बहुत आसान नहीं है, किंतु प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया। और अनेक शब्दावलियों के बाद भी आज तक राजनीति विज्ञान की श्रेष्ठ रचना के रूप में कायम है। आगमन पद्धति के कारण अरस्तु के निष्कर्ष यथार्थ व व्यवहारिक हैं। इस पद्धति में प्लेटो से अरस्तु की तुलना करते हुए प्रोफेसर मैक्सी कहते हैं कि जहाँ प्लेटो अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरने की छूट देता है, वहाँ अरस्तु तथ्यगत व निष्क्रिय है। जहाँ प्लेटो बुद्धिमूलक है, वहाँ अरस्तु यथार्थ है। जहाँ प्लेटो सामान्य विचारकों से तार्किक निष्कर्षों की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ अरस्तु विभिन्न तथ्यों से ऐसे निष्कर्षों की तरफ मंद गति से जाते हैं जो तार्किक हैं किंतु अनंतिम हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपको मैंने अरस्तु की
वैज्ञानिक पद्धति से अवगत कराया। आज के लिए इतना ही, समापन।